अच्छा जी, रेमेडीज पढ़ रहे थे। रेमेडीज हमने 3 तरह की पीछे डिस्कस की थी। उनमें से फर्स्ट जो है वो रिसीजन की आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस कैसे हो जाता है। सिमिलर टू मिस रिप्रेजेंटेशन, rescission is a common remedy for the mistake. In the contract law, if both parties were mistaken about a fundamental aspect of the contract may be rescinded and the parties can be restored to their pre-contractual position. हमने ये पीछे पढ़ा है कि जब भी कोई इस तरह की किसी मटेरियल एस्पेक्ट से रिलेटेड या फंडामेंटल्स या फिर की जो इंग्रेडिएंट होता है उससे रिलेटेड अगर कोई गड़बड़ होती है तो फिर कोर्ट क्या करती है, उसको वॉइड कर देती है और क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है और प्री कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे आ जाती हैं दोनों पार्टीज। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का मतलब तो पता है ना आपको। Rescission is available where it is unconscionable to allow one party to take advantage of the mistake. Soul versus Butcher misrepresentation में हमने पिछली स्लाइड्स में मेरे ख्याल से हमने ये केस पढ़ा था। However, it is not available for common mistake. Great Peace Shipping Limited versus Tesselberry Salvage International Limited। ये आगे केस आ रहा है, हम इसको पढ़ लेते हैं। Illustration आ जाती है। A party A agrees to sell a rare painting to party B, both parties mistakenly believing it to be a forgery. Later they discovered that the painting is an original high valuable piece. In this scenario, either party can seek rescission of the contract to undo the sale and return the painting to party A. अच्छा जी, इसमें क्या है, इसमें एक पार्टी जो ए है वो एग्री करती है कि वो एक जो रेयर पेंटिंग है वो पार्टी बी को सेल करेगी। ठीक है। बोथ पार्टीज ने मिस्टेकनली क्या बिलीव किया कि इसको कि फॉर्जरी होता है, कि मतलब फॉर्जरी होता है कि इसका लिटरल मीनिंग मैं आपको क्या बताऊं, जैसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर्जरी इसमें भी आता है कि जैसे आप साइन किसी और के करते हैं तो वो भी फॉर्जरी होती है। खैर मैं आप लोगों को इसका लिटरल मीनिंग देख के बताती हूँ। आप कहते हैं ना फॉर्जरी में जाता है ये केस, कि मतलब चलो मैं आपको लिटरल मीनिंग देख के बताती हूँ। हाँ, कि लिटरल मीनिंग ऐसा उर्दू में करके तो नहीं है, वही चीज आती है कि किसी के सिग्नेचर्स को कॉपी करना या बस यही चीज है कि डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना, फॉर्जरी ये आ जाती है। ठीक है ना। हाँ, गलत तरीके से किसी सिग्नेचर्स करती हूँ तो वो मैं आ जाती हूँ। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक पार्टी थी उसने एग्री किया कि मैं एक रेयर पेंटिंग को बी पार्टी को सेल करूंगा। ठीक है। द फोर्थ पार्टी इज मिस्टेकनली बिलीविंग इट टू बी अ फॉर्जरी, और उनको लगता है कि ये फॉर्जरी है अगर हम इस तरीके से करेंगे। लेटर दे डिस्कवर्ड दैट द पेंटिंग इज एन ओरिजिनल हाईली वैल्यूएबल पीस बिलीविंग इट टू बी अ फॉर्जरी। अच्छा, उसको ये नॉलेज रहता है या उसका रेप्लिका समझ रहे थे कुछ इस तरह का। ठीक है। लेटर दे डिस्कवर दैट द पेंटिंग इज एन ओरिजिनल वन, उन्होंने बाद में उन्हें पता चला कि जो पेंटिंग है वो ओरिजिनल है और हाईली वैल्यूएबल है। इन दिस सिनेरियो इसमें वो क्या करेंगे, ईदर पार्टी कैन सीक रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू अनडू द सेल एंड रिटर्न द पेंटिंग टू पार्टी ए। तो इसमें वो ये कर सकते हैं कि या तो वॉइड और वॉइडेबल हो सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, और या ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको रेक्टिफाई करते हैं कि एक पार्टी जो है वो पार्टी बी को वापस कर दे वो पेंटिंग। नेक्स्ट पे आए, इसी से रिलेटेड आपके पास ये ग्रेट पीस वाला केस है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल एंड पे करके अच्छा यही आ गया। ग्रेट पीस शिपिंग लिमिटेड वर्सेस सेल्वेजेस इंटरनेशनल लिमिटेड। इसमें क्या हुआ, दैट डिफेंडेंट्स the defendants Tesselferris Salvage International Limited were a company that offered salvaging facilities to the ships in the South Indian Ocean. South Indian Ocean में ये वाली जो थी कि अगर आपकी कोई कश्ती खराब हो जाती है या आपकी कश्ती के साथ कोई मसला हो जाता है तो उसमें ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे कि जो भी शिप खराब होती थी उसके पास जाके तो ये उसको असिस्ट करते थे, उसको जो भी उसको ठीक ठाक करना होता था या जो भी उनको मदद चाहिए होती थी ये वो करते थे साउथ इंडियन ओशन में। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अ शिप कॉल्ड द केप प्रोविडेंस रिक्वायर्ड हेल्प। एक शिप थी उधर उसी ओशन में, एक शिप थी जिसका नाम केप प्रोविडेंस था। ठीक है। उसको रिक्वायर्ड क्या हुआ, उसको हेल्प चाहिए थी आफ्टर इट हैड इंड्योर्ड स्ट्रक्चरल डैमेज एट
सी, उसको कोई उसके स्ट्रक्चर पे कोई डैमेजेस हो गए समंदर के अंदर, उनको हेल्प चाहिए थी, उन्होंने क्या किया, ये इस वाली कंपनी को उन्होंने अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। आगे मेरी बात की समझ। फिर क्या हुआ, द डिफेंडेंट्स, जो डिफेंडेंट्स थे जो उनकी हेल्प करने के लिए आ रहे थे, लुक्ड फॉर एनी मर्चेंट वेसल दैट वर नियर बाय टू असिस्ट देम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई ऐसी जो डिफेंडेंट्स थे, ये शिपिंग सर्विसेज दे रहे थे, ये वो थे, ये नहीं, ये वो थे जिनकी शिप खराब हुई, इनकी शिप खराब हुई, ये शिपिंग सर्विसेज दे रहे थे, ठीक है। शिपिंग सर्विसेज ग्रेट पीस वाले दे रहे थे, जिनकी शिप खराब हुई वो ये थे, ठीक है। डिफेंडेंट वर अ कंपनी दैट ऑफर्ड सैल्वेजिंग फैसिलिटीज टू शिप इन साउथ इंडियन नेशन। सैल्वेजिंग मतलब के वो अच्छा ठीक है, वो उसकी शिप्स वगैरह का सारा सिलसिला करते थे, दैट नीडेड असिस्टेंस, अ शिप कॉल्ड द केप प्रोविडेंस रिक्वायर्ड हेल्प आफ्टर इट endured a structural damage। यहां तक आपको बात समझ आ गई। द डिफेंडेंट्स लुक्ड फॉर एनी मर्चेंट वेसल दैट वर नियर बाय टू असिस्ट देम। इनकी जब शिप खराब हुई, ठीक है, इनकी जब शिप खराब हुई, इन्होंने कहा कि इनके इर्द गिर्द कोई अगर ऐसी कश्ती है जो उनकी मदद कर सके, तो फिर क्या होगा, द कंप्लेनेंट्स ग्रेट पीस शिपिंग Limited said that they were the closest to the ship, being around 30 miles away। ठीक है, तो जो क्लेमेंट थे इन्होंने कहा कि हम इस शिप से 30 माइल्स अवे थे, हम इस शिप से 30 miles away थे। On this information, the defendant commissioned the complainant to help the ship। डिफेंडेंट ने कहा कि अगर आप हमसे 30 माइल्स अवे हैं तो आप हमारी मदद के लिए आ जाएं, ठीक है। ये शिप थी, इसको इन्होंने कहा कि अगर आप हमसे 30 माइल्स अवे हैं तो आप हमारी मदद के लिए आ जाएं। फिर क्या हुआ, on this information the defendant commissioned the complainant to help the ship। in fact this was a mistake and the complainants were 410 miles away from the ship। actually वो 410 मील अवे थे, 30 माइल्स अवे नहीं थे, ठीक है। मेरी कश्ती खराब हुई है ना, मैं कश्ती खराब हुई है, मैं कोई हेल्पलाइन होगी या किसी भी तरीके से, या उनके पास वो नंबर्स हुए होंगे कि ये जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। उन्होंने उस शिप को कॉल की जो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उनमें से इनका नंबर लग गया ग्रेट पीस वालों का। ग्रेट पीस वालों ने कहा कि जी, इन्होंने भी जो अपना सूरत हाल बताई है, ग्रेट पीस वालों को भी जो समझ आई, तो उन्होंने कहा तकरीबन हम 30 माइल हुए हैं। एक्चुअली वो ये इनसे मिस्टेकन भी हुआ 30 माइल्स का, ठीक है। एक्चुअली वो उनसे कितने दूर थे, 410 मील दूर थे। फिर क्या हुआ जी, 410 मील अवे होने की वजह से, since the Cape Providence was in desperate need for help, और ये लोग क्या चाहते थे, डिफेंडेंट ये चाहते थे कि हमारे पास कोई जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। उन्होंने कहा कि 410 मील का, अब 30 माइल्स का बोला था, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आए, तो 410 मील का फासला उन्हें तय करते हुए तो लगता 30 माइल्स कहाँ और 410 मील कहाँ, देर है ना। तो इस पे उन्होंने जो शिप जो खराब हुई थी, उन्होंने क्या किया कि उनको जो थी वो जल्दी हेल्प चाहिए थी, एज इट वाज सिंकिंग, के वो डूब रही थी। द डिफेंडेंट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंप्लेनेंट्स। इन्होंने कंप्लेनेंट्स के साथ जो इनकी मदद के लिए आ रहे थे, जिन्होंने बोला था कि हम 30 माइल्स आपसे अवे हैं, उन्होंने उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि हमारी कश्ती डूब रही है, तुम लोग तो 410 मील हो, हम किसी और को बुला लेते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात की समझ। यार ये जब लाइट पड़ती है ना और ये गायब होता है, तो यहाँ से मुझे मसला होता है। कहाँ पे था, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंप्लेनेंट्स एंड आस्क्ड अनदर शिप फॉर द असिस्टेंस। उन्होंने कहा कि तुम लोग अपनी सर्विसेज को रहने दो, तुम लोग 30 माइल्स का बोल रहे थे, अभी तक तुम लोग पहुंचे नहीं हो, हमारी कश्ती डूब जाएगी, तो हम किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उन्होंने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनके लिए कोई और असिस्टेंस के लिए उनके पास आ गया, ठीक है। अब जिस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था ना, ठीक है, तो ये डिफेंडेंट होगा। कंप्लेनेंट कौन होगा, जो उनको शिप को असिस्टेंस देने के लिए जा रहा था, वो कंप्लेनेंट है इसमें, ठीक है। वो गया कि उसने कहा कि भाई इन्होंने हमें 30 माइल अवे का बताया था, हम इनसे 30 माइल अवे थे, हम इनके पास जाने ही लगे थे, तो इन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अब क्या हुआ आगे, द क्लेमेंट हैड सूड फॉर देयर कॉन्ट्रैक्ट फी विद द डिफेंडेंट। उन्होंने कहा कि जी तुम लोगों ने हमें बुलाया था, हम लोगों ने अपनी सारी तैयारी शारी करके वो लोग निकले होंगे, उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट फी तो तुम लोग दो,
फिर क्या हुआ? The defendant argued that the distance from the Cape Providence was a common mistake and this would invalidate the contract. कि हमारी ये कॉमन मिस्टेक थी. कॉमन मिस्टेक में हम यही पढ़ रहे थे ना कि कोर्ट क्या कह रही थी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो जाता था. जितने भी पीछे आप लोगों ने केसेस पढ़े हैं, जब कॉमन वाली मिस्टेक में आप लोग पढ़ेंगे, हाँ, तो इन डिफेंडेंट ने क्या प्ली ली? डिफेंडेंट ने कहा कि भाई ये तो कॉमन मिस्टेक है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, ये हो ही नहीं सकता. क्योंकि हम माइल्स के हवाले से ना उनको पता था ना हमें पता था, दोनों पार्टीज ने मिस्टेक की. तो जब हम दोनों को नहीं पता तो हम क्या करेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. अब मुझे लाइन ढूंढ के दो, अब किधर गई थी? Cape Providence was a common mistake and this would invalidate the contract that they had for providing assistance. The defendant alleged that the contract was void at law and voidable in equity for mistake, since both parties has mistakenly believed that two vessels were in close proximity where when the Great Peace had been engaged. In fact, they were 410 miles apart and it took 39 hours for the Great Peace to the ship. उन्होंने कहा कि भाई तकरीबन इनको 39 घंटे हमारे पास पहुंचने के लिए इनको लगते. ठीक है. अब एक पार्टी ने दूसरी के ऊपर, क्लेमेंट ने, शिप वालों ने उनके ऊपर केस कर दिया. उन्होंने जो असिस्टेंट दे रहा था उसने शिप वाले पे केस कर दिया. ठीक है. शिप वाले ने कहा कि भाई हम दोनों पार्टीज जो है, हम दोनों की गलती थी, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तो इसके ऊपर जो है वो कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है. तो फिर इसके आगे क्या हुआ? उसने आगे ये भी अपने आर्गुमेंट्स दिए कि वो 39 घंटे उनको लगने थे. 39 घंटे लगने थे, तो इतनी देर में हमें लगता है कि हमारी कश्ती डूब रही थी और वो डूब जाती, इसलिए हमने इनके साथ खत्म करके हमने दूसरी पार्टी को बुला लिया अपनी असिस्टेंस के लिए. फिर क्या हुआ? इस पे कोर्ट ने क्या कहा? फैक्ट्स आपको केस के समझ आ गए? ठीक है. ये जो लाइट पड़ती है इसकी वजह से कंफ्यूजन होती है कि वो ऊपर वाली लाइन नीचे, नीचे वाली लाइन ऊपर होती है ना, तो वो गड़बड़ हो जाती है. अच्छा जी, थर्ड फैक्ट्स हो गए. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए. फैक्ट्स की बात है ना, समझ आ गई है? अच्छा, इसमें हुआ क्या? At trial, the defendant asserted that the contract was void for mistake at common law and voidable in equity. Voidable in equity का मतलब कि कुछ कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कुछ चीजों को कहे कि इनको ठीक करो और फिर आगे लेके चलो कॉन्ट्रैक्ट को. At trial, the defendant asserted that the contract was void for mistake at law and voidable in equity by reason of mistake. The trial judge denied the assertion. जो लोअर ट्रायल कोर्ट, जो लोअर कोर्ट्स थी ना, जहां पे फिर अपील में जाते ना उसके बाद ट्रायल कोर्ट्स के बाद, तो जज ने क्या कहा? जज ने उस चीज को डिनाई कर दिया. ऑन अपील द कोर्ट ऑफ अपील कंसीडर्ड द एक्सटेंट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ मिस्टेक इन इक्विटी. ठीक है. लोअर कोर्ट्स ने कहा कि ये टोटली गलती है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है. कि इस चीज को आप अपनी प्ली नहीं ले सकते कि हमें पैसे दे दिए जाए. ठीक है. उन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने हमें असिस्टेंस के लिए बुलाया था, उस असिस्टेंस की जो हमारी फी तय हुई थी वो फी हमें दे दें. ठीक. तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आपको वो फी नहीं मिलेगी. लेकिन अपील में जब वो गए तो अपील में कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट ऑफ अपील कंसीडर्ड द एक्सटेंट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ मिस्टेक इन इक्विटी. तो कोर्ट ने कहा कि इक्विटी के लिहाज से कर लेते हैं. ठीक है. कोर्ट उसमें इंटरवीन करती है. कोर्ट ने कहा कि कुछ दे दो और कुछ हिसाब किताब उस तरीके से रखो. अच्छा, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ कॉमन मिस्टेक. अच्छा नहीं, सॉरी, ऑन अपील द कोर्ट ऑफ अपील ग्रीन होता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है. ये इशू है. हाँ, ग्रीन अभी थोड़ी देर बाद देखना बंद हो जाएगा क्योंकि इसकी चार्जिंग इशू पहले तो ऑन था ना. अच्छा जी, ये चार्ट समझ आ गया आपको? उसके बाद फिर क्या है? म्यूचुअल मिस्टेक में क्या होगा? फंडामेंटल मिस्टेक होगी, नो ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट, फंडामेंटल मिस्टेक होगी और नो ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट होगा. ये फिर क्या हो जाएगा? जब एक फंडामेंटली एक चीज की हिल गई, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? वॉइड एट कॉमन लॉ एंड इक्विटी, दोनों में, इक्विटी के हिसाब से भी और कॉमन लॉ के हिसाब से भी वो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा. मिस्टेक बाय ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट, तो फिर इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा एट कॉमन लॉ में और इक्विटी में रिफ्यूज ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. वही हमने बात की थी कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, अगर वो सारी चीजें पूरी नहीं हो रही, वो जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पीछे 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो कोर्ट क्या करेगी? वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं करेगी. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर तब करेगी जब कोर्ट जो है उन पॉइंट से सेटिस्फाइड होगी.
फिर यूनिलेटरल मिस्टेक आ जाएगा, मिस्टेक एज टू द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द ऑफर, मिस्टेक बिकॉज ऑफ फ्रॉड, नॉन एज फैक्टर। तो इसमें क्या होगा, नॉन एज फैक्टर में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जब मिस्टेक बिकॉज ऑफ द फ्रॉड होगा तो फिर क्या होगा, वॉइडेबल होगा कॉमन लॉ में और इक्विटी में। और मिस्टेक एज टू द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ अदर, तो फिर ये वॉइड और कॉमन लॉ और इक्विटी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चार्ट समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। अच्छा जी, हमने पिछला पढ़ा था रेमेडीज फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में रेमेडीज क्या क्या होती हैं ये भी आप देखें। मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगी तो रिसीवन और डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है। नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगी तो रिसीवन होगी या डैमेजेस होंगे, और फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगी तो या रिसीवन होगी या आपको डैमेजेस मिलेंगे, या दोनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। ये देखे ना, मिस रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अब मिस रिप्रेजेंटेशन को आप वहां से पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा। वहां पे मैंने इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन को भी डिफाइन किया था। वहां पे मैंने अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ये इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, नेग्लिजेंट में क्या होता है, ये आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में, अब इधर मैं इनकी सिर्फ रेमेडीज आपको बता रही हूँ कि फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन या नेग्लिजेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होगी तो इसमें क्या होगा, रिसीवन हो जाएगा, या तो वो खत्म कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को या फिर आपको डैमेजेस मिलेंगे, या दोनों भी मिल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, इनोसेंट वाली में रिसीवन या डैमेजेस दोनों में से एक चीज मिलती है, इसमें दोनों भी मिल सकते हैं या एक चीज भी मिल सकती है, ये भी होता है। लेकिन उसमें इनोसेंट वाली में आपको एक चीज मिलेगी, इनोसेंट में एक चीज मिलेगी। नेग्लिजेंट और फ्रॉडुलेंट में क्या हो गया, दोनों भी मिल सकते हैं या दोनों में से एक मिलेगी। समझ आई मेरी बात की? एंड और है ना, यहाँ पे देखिए सिर्फ और लिखा हुआ है कि या आपको ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा। इधर क्या होगा, इधर इसमें से ये दोनों भी मिल सकती हैं या दोनों में से एक भी मिल सकती है। ठीक है, उमर समझ आ गया आप? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अच्छा, रेमेडीज फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन, रिसीवन की जैसे हमने बात की थी, वापस हो जा रहे हैं। बड़ा ये आसान है यार, ये रिसीवन बोल बोल के मेरे अपने पट्टे दुखे। रिसीवन इज द प्राइमरी रेमेडी फॉर द मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन की प्राइमरी रेमेडी है कि कॉन्ट्रैक्ट को जी खत्म कर दो, प्री कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे आ जाओ। which allows the innocent party to cancel the contract and return both parties to their pre-contractual, वही पीछे से हम बात पढ़ते आ रहे हैं, पोजीशन पे आ जाएंगे। The innocent party can seek to rescind the contract, innocent party जो होगी या जो एग्रीड पार्टी होगी वो कहेगी जी कॉन्ट्रैक्ट को जी खत्म कर दें, एंड रिकवर एनी पेमेंट और बेनिफिट गिवन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और जो हमने इसमें से दूसरी पार्टी ने हमसे जो फायदा उठाया है, जो हमसे पैसे ले, वो हमारे पैसे हमें वापस किए जाए। ठीक है, द इनोसेंट पार्टी कैन सीक रिसीवन व्हेन अ मिसरिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट वाज इनोसेंट, नेग्लिजेंट और फ्रॉडुलेंट। तो ये रिसीवन जो है इन तीनों सिचुएशन में से किसी में भी आप जो है वो सीक कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। इनोसेंट पार्टी में ऑल्सो भी इंटाइटल टू क्लेम डेमेजेस, इनोसेंट पार्टी को डेमेजेस भी मिलेंगे फॉर एनी लॉसेस सफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। उसके साथ अगर कोई गलत बयानी की गई है तो इसको डेमेजेस भी मिलेंगे। द डेमेजेस एम टू पुट द इनोसेंट पार्टी इन द पोजीशन दे वुड हैव बीन इन इफ द मिसरिप्रेजेंटेशन हैड नॉट अकर्ड। तो ये डेमेजेस क्यों दिए जाते हैं कि वो जो इनोसेंट पार्टी है जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ ये गलत बयानी हुई है, वो उस सिचुएशन में आ जाए कि अगर वो इस हिसाब किताब में ना पड़ती तो उसका एटलीस्ट नुकसान का अजाला किया जा सकता है, इसलिए डेमेजेस दिए जाते हैं आसान अल्फाज में। ठीक, if the terms of the contract have been incorrectly recorded due to misrepresentation, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं वो लिखी गई हैं मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, गलत लिखी गई हैं, द कोर्ट में ऑर्डर रेक्टिफिकेशन टू करेक्ट द मिस्टेक एंड रिफ्लेक्ट द ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। देखिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो टर्म्स लिखी जा रही हैं वो इनकरेक्टली सिर्फ इस वजह से लिखी जा रही है कि कोई एक बंदा गलत बयानी कर रहा है, तो
इस सिचुएशन में कोर्ट ये भी कर सकता है, या तो ऊपर बोला था ना कि खत्म कर देगा, या फिर ये कर सकता है कि उसको रेक्टिफाई करने का भी कह सकता है कि आप इसको रेक्टिफाई करो, इसको ठीक करो और अपनी ट्रू इंटेंशन को इसके अंदर डालो। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस पे आ जाइए, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मैंने आप लोगों को बताया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज एन इक्विटेबल रेमेडी वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स द ब्रीचिंग पार्टी टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए मैंने आपको बताया कोर्ट आपको क्या कहेगी कि भाई ये काम करो, एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्टेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। और मिसरिप्रेजेंटेशन की सूरत हाल में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगी? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में बी एप्लीकेबल इफ द मिसरिप्रेजेंटेशन इंड्यूस्ड अ पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से मैंने इतनी ज्यादा एक हाइप क्रिएट कर दी अपनी चीज की कि आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो हो गए, मजबूर हो गए, तो गलत मेरी गलत बयानी की वजह से हुआ, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगी? पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर यूनिक और स्पेसिफिक आइटम दैट कैन नॉट इजीली बी रिप्लेस, जो इजीली रिप्लेस भी नहीं हो सकती, आपको उस जगह से मिल भी नहीं सकती, जैसे मैंने आम वाली एग्जांपल दी थी। द इनोसेंट पार्टी में सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू कंपेल अदर पार्टी to carry out their promised performance rather than seeking damages or rescission। तो इसमें भी जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कहती है तो कोर्ट कहती है कि बेटे आपने जो भड़के मार दी है ना, अब इसको करके दो। ठीक है, जैसे अब हमारी तस्वीरें, जब ऑनलाइन शॉपिंग वाली बात आती है, वो हमें कितनी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं, आगे हमारी आगे से पेंट निकलती है, 4-5 उसके अंदर सुराख होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेगी? अब हम उनको अब आम बंदे को तो वो चूना लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई वकील होगा तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बंदा उनको थोड़ा सा डराता धमकाता है, और फिर कोर्ट जो है, कोर्ट उनको फिर वो हम उनको कंज्यूमर कोर्ट में लेके जा सकते हैं, कोर्ट फिर उन्हें कह सकती है कि भाई आपको ये चीज आपने जो दिखाई है अब आप इसको रिप्लेस करके दो। ठीक है, तो उन्होंने ये मिसरिप्रेजेंटेशन की थी ना, हम उनके साथ कॉन्टेक्ट करने पे मजबूर हो गए थे, तो वो जब उनकी मिसरिप्रेजेंटेशन पकड़ी गई, अगला बंदा वकील निकल आया, उन्होंने उनको लीगल नोटिस भेज दिया, उसने कहा कि आ जाओ कोर्ट में आ जाओ, तो फिर कोर्ट उसको कहेगी कि बेटे नहीं, अब इसको रिप्लेस करो, ठीक है, करके दो इसको, वही चीज दो जो तुमने दिखाई थी। अच्छा, एन इंजंक्शन, आप लोगों ने कोर्ट में ये सुना होगा, जो अब बच्चे जाना शुरू हुए, परमानेंट इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन। ठीक है, ये स्टे जो हम कहते हैं ना आम जुबान में, ये स्टे होता है। टेम्परेरी इंजंक्शन जो वक्ती तौर पे लेते हैं, जो पक्का पक्का स्टे लेते हैं, वो परमानेंट इंजंक्शन होता है। ठीक है, an injunction is an equitable remedy that prohibits a party from taking certain actions or compels them to perform specific acts। ठीक है ना, हम उस पर स्टे ले लेते हैं, ठीक है, हम इंजेक्शन ले लेंगे, वही देख रहे हैं कि स्पेसिफिक उनको किसी चीज से रोका गया है। हम जैसे अभी बिल्डिंग बना रहे हैं, वाली बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, मैं जाके मैं कहती हूँ ये भी डिस्प्यूटेड मैटर है, तो इसके ऊपर मैं जाके स्टे ले लेती हूँ, वली को एक काम करने से रोक दिया ना। ठीक है, in case involving misrepresentation, an injunction can be sought to prevent the party responsible for misrepresentation from continuing their deceptive conduct or require them to rectify the consequences of the misrepresentation। और अगर उस चीज पे उसका misrepresentation किया तो कोर्ट इसमें कहती है कि इसमें आप क्या करो, उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। Remedies for misrepresentation. In some cases, parties may include clauses in the contract to exclude or limit their liability for misrepresentation. ठीक है, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें एक्सक्लूजन क्लॉज में आप लोगों को पीछे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप एक्सक्लूजन क्लॉज लिख देते हो कि इस तरह की सिचुएशन में हम ये करेंगे। जैसे एक्सक्लूजन क्लॉजेस कौन कौन से थे? हम किसी की ज्यूरिसडिक्शन को नहीं मानेंगे, इस तरह के थे ना, तो ये एक्सक्लूजन क्लॉजेस थे। तो आप उन मिसरिप्रेजेंटेशन से बचने के लिए आप उनमें एक्सक्लूजन क्लॉज जो है वो डाल लेते हो। However, such clauses may must satisfy the requirement of the reasonableness। reasonableness आपने पीछे पढ़ा होगा, ठीक है, कि reasonableness क्या होता है उस टेस्ट में, कि reasonableness टेस्ट क्या होगा जिसमें वो पास होंगे, ये आप लोग खुद पढ़ोगे। ये आज आप लोगों के ना शक्लों पे जो 2-4 मैंने पिछले लेक्चर्स की घुमाई है ना, तो आप लोगों की ना वो सोच में पढ़ रहे हो कि ये क्या चीज थी। अब ये रीजनेबलनेस टेस्ट भी पढ़ोगे। एक और चीज भी मैंने पीछे बताई थी, मेरे दिमाग से खुद निकल गया कि मैंने कहा था कि खुद प्रोमिसरी एस्टॉपल के बारे में मैंने कहा था कि ये जाके पढ़ना। अब 1-2 चीजें पीछे से इंटर वो कनेक्ट हुई है ना,
तो अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि यार ये रीजनेबलनेस टेस्ट जब आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा ना, आप जाके पीछे से पढ़ के खोलोगे, वहां आपको पता पूरा बताया हुआ उस स्लाइड के अंदर कि रीजनेबलनेस टेस्ट क्या होता है। मेरे ख्याल से 1-2 लेक्चर पीछे होगा या कुछ इतना, इससे ज्यादा नहीं होगा, 2 या 1 लेक्चर पीछे होगा। अच्छा, रीजनेबलनेस अंडर द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्ट, ठीक है, ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म एक्ट में ये रीजनेबलनेस टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। एंड द कंज्यूमर राइट एक्ट 2015, इफ द एक्सक्लूजन और द लिमिटेशन क्लॉज इज डीम्ड अनरीजनेबल, अगर कोई एक्सक्लूजन क्लॉज जो है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो इस तरह के अनरीजनेबल किस्म के वो डाल लेते थे कि भाई जो बात है वो सिगरेट वेंडिंग मशीन वाली बात, कि हम जो बात है हम इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहेंगे, हम कोर्ट के शोर्ट के पास नहीं जाएंगे, हम किसी और चीज को मानते ही नहीं है, इसलिए आप हमें उस सेक्शन या उस चीज के हवाले से मुझे सुई नहीं कर सकते। वो वाला केस अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज की कि इस अनरीजनेबल जो है वो इफ द एक्सक्लूजन और द लिमिटेशन क्लॉजेस इज डीम्ड अनरीजनेबल, अगर वो एक्सक्लूजन क्लॉजेस जो डाला करते थे वो अनरीजनेबल होंगे, इट मे बी अनइंफोर्सेबल, तो वो अनइंफोर्सेबल भी होंगे, मे बी, ठीक है, एंड द इनोसेंट पार्टी कैन स्टिल सीक रेमेडीज फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, और फिर पार्टीज जो हैं वो ऐसी सिचुएशन में भी रेमेडीज सीक कर सकती हैं अगर वो अनरीजनेबल किस्म के एक्सक्लूजन क्लॉजेस होंगे। अनरीजनेबल किस्म के एक्सक्लूजन क्लॉजेस पिछले केसेस में थे ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम किसी भी जुरिस्डिक्शन को नहीं मानते, जिसमें उसने कहा था उस वेंडिंग मशीन वाले में उसने वो डिस्कस किया हुआ था कि ये जो हमारी वेंडिंग मशीन है इससे रिलेटेड जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की किसी चीज को नहीं मानेंगे। तो उस औरत ने जाके सेल्स ऑफ गुड एक्ट के तहत आई थिंक उसको सू किया था, उसने कहा था सेल्स ऑफ गुड एप्लीकेबल नहीं है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये वाजे तौर पर लिखा हुआ कि हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किसी भी चीज को अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं समझेंगे। ठीक है ना, मेरी बात की समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है? पक्की बात है? प्रोमिसरी एस्टॉपल हो गया, ये रीजनेबलनेस टेस्ट एक दफा पढ़ोगे चुटकियों में समझ आ जाएगा, ये आप लोगों ने देखना है। ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क इसलिए छोड़ूंगी कि आपके दिमाग में खिचड़ी पकती रहेगी ना, जब किसकी होती रहेगी तो आप जाके अपनी उस कंफ्यूजन को दूर करोगे। 1 या 2 लेक्चर पीछे होगा ये रीजनेबलनेस टेस्ट, वो B2B और B2C वाली जगह पे मैंने आप लोगों को कहीं पे पढ़ाया होगा, ये लाजमन सी बात है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, उसी वाले लेक्चर में था रेमेडीज फॉर मिस्टेक। अच्छा, टॉर्शियस रेमेडीज, टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत जो आपको रेमेडीज मिलती हैं वो क्या होती हैं? इन एडिशन टू द कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडीज, अ पार्टी में आल्सो हैव टॉर्शियस रेमेडीज फॉर द मिसरिप्रेजेंटेशन। इफ द मिसरिप्रेजेंट, लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत मिसरिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हो तो लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत भी आपको रेमेडीज मिलती हैं। इफ द मिसरिप्रेजेंटेशन वाज मेड फ्रॉडुलेंटली, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन आपने की है फ्रॉडुलेंटली की है, नेग्लिजेंटली की है या आपकी इनोसेंट है, तो वो ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत आप उसको क्लेम कर सकते हो। पार्टी कैन बीइंग अ क्लेम इन टॉर्ट, ठीक है, वो कर सकती है टॉर्ट में। यूजुअली द टॉर्ट ऑफ डिसीट और नेग्लिजेंट, ये टॉर्ट ऑफ डिसीट और नेग्लिजेंट ये मैंने आप लोगों को इससे पिछली स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। टॉर्ट ऑफ डिसीट और ये था, इसी से पीछे था। To seek remedies including damages for being the party reasonable for the misrepresentation. Tortious remedies can be pursued in addition instead of the contractual remedies. कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे जो रेमेडीज मिलती हैं वो तो मिलती हैं और इन एडिशन आपको टॉर्शियस रेमेडीज भी मिल सकती है लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएं। मिसरिप्रेजेंटेशन एक्ट भी आ गया जी, मिसरिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1967 का। कौन सी स्लाइड चल रही है? 34। मिसरिप्रेजेंटेशन एक्ट 1967 प्रोवाइड स्टैट्यूटरी रेमेडीज। देखिए एक स्टैट्यूट है ना, मतलब एक एक्ट होता है, जब आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके लिए आपको वहां पे उसी अब ये एक स्टैट्यूट आया, मिसरिप्रेजेंटेशन एक्ट आया, तो उसके लिए आपको रेमेडीज भी उसी के अंदर दे दी गई। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्टैट्यूटरी रेमेडीज देती है फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन। अंडर दिस एक्ट द इनोसेंट पार्टी हैज एडिशनल राइट्स। जो इनोसेंट पार्टी होती है उसके एडिशनल राइट्स होते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मिसरिप्रेजेंटेशन वाज इनोसेंट और फ्रॉडुलेंट। देखिए जो इनोसेंट पार्टी होती है जिसको पता नहीं है कि उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, ठीक है, और वो जेन्युइन होता है, वो ये नहीं कहता एक तो होता है ना इग्नोरेंस ऑफ लॉ के, ठीक है आपको पता। अब मैं आपसे कहूँ कि जी मैं आपको जो है वो मैंने आपको पीछे भी मिसरिप्रेजेंटेशन वाले ही लेक्चर में एग्जांपल दी थी, मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको एक ऐसी चादर गिफ्ट करूंगी जिसको आप पहनोगे और वो गायब हो जाओगे, आप किसी को नजर नहीं आओगे,
तो अब मैंने आपसे उसके 2-4 लाख रुपए ले लिए, तो कोर्ट जाएगी तो कोर्ट कहेगी बीबी तुम, अब मैंने आपसे पैसे ले लिए, आप कोर्ट में जाते हो तो आपको ये बोलेगी ना कि भाई आप खुद अपनी अक्ल लड़ाओगे, कोई इस तरह की चादर आज तक इजाद हुई है, कोई आसपास इधर उधर की बात सुनी है, क्यों इसके साथ आप आए? वो जैसे वो गिदड़ सिंगी आप लोगों को दिखाते रहते हैं, उनकी गिदड़ सिंगी इतनी काम करती होती है तो वो डुगडुगियां बजाते इधर उधर आपके पास आके बता रहे होते हैं हमारे पास गिदड़ सिंगी है, ठीक है, वो गिदड़ सिंगी उनके काम क्यों नहीं आ रही? तो कोर्ट भी यही कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर उनको गिदड़ सिंगी से ये हो जाता तो वो हो जाता, तो वो तो आज फिर किसी जगह बैठे होते, हमें गिदड़ सिंगी के पीछे लगाया हुआ है। Regardless of whether the misrepresentation was innocent or fraudulent, the act allows the innocent party to seek damages or rescission. तो ये एक्ट क्या करता है innocent party को कि तुम damages भी तुम्हें मिल सकते हैं, तुम कॉन्ट्रैक्ट को वापस भी कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो, rescission of the contract कर सकते हो, even if the misrepresentation was not the term of the contract. बेशक misrepresentation contract की term नहीं थी, फिर भी आप ये कर सकते हो innocent party के लिए ये. It also provides for the remedy. It also provides remedy of damages for negligent misrepresentation. तो मतलब इसमें misrepresentation act में negligent misrepresentation, fraudulent misrepresentation, innocent misrepresentation सारा कुछ discussed है, which was previously only available in the case of fraud. ये तो case of fraud में available होती थी, लेकिन इस वाले act में इनको ये remedies दे दी है misrepresentation की सूरत में, ठीक है? चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पर। बस ये मिसरिप्रेजेंटेशन का एक्ट आया, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन के एस्पेक्ट्स को भी कवर करेगा ना, तो उसमें रेमेडीज भी दी होंगी। आप देखते हैं ना कि वो जैसे आप पनिशमेंट करते हैं और पनिशमेंट के आगे आप देखते हैं कि ये जी ये ऑफेंस जो है बेलेबल है या बेलेबल नहीं है, तो वही वाली बात है कि मिसरिप्रेजेंटेशन का एक्ट है, तो आप देखेंगे कि इसमें किस नोयत के डैमेजेस मिले होंगे, वो जिस तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन होगी उसी तरह के उसको डैमेजेस मिलेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। इलीगैलिटी, इलीगल होता है कि मतलब कि कोई चीज सिरे से ही गलत है, इलीगल काम को तो नहीं ना कानून मानता। Illegality is the vitiating factor that concerns itself with the character of the contract, unlike misrepresentation or mistake. Illegality जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो अदा करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, ठीक है। Which are more concerned with the whether it was entered into voluntarily, मतलब ये which are more concerned with whether it was entered into voluntarily, मतलब कि आप voluntarily आई है, जिस हिसाब किताब से आगे देखे बताते हैं। Consideration of the public policy are the major consideration of public policy are a major factor. Contracts may be void or illegal at common law or by the statute. जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि यहाँ पे हम जो है वो शराब बेचना शुरू कर देते, पाकिस्तान में तो नहीं है ना अलाउड, या अगर मे भी है भी तो शायद लाइसेंस वगैरह का कोई सीन होता होगा, ठीक है, तो लाइसेंस का सीन होता है। तो इसमें क्या है कि इस वाली चीज में इनलीगैलिटी में क्या देखा जाता है, मेजर फैक्टर क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी को देखा जाता है कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है ये चीज। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अंडर कॉमन लॉ, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो इलीगल है अंडर कॉमन लॉ? इन जनरल दोज दैट आर हार्मफुल ऑन ग्राउंड ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के जो नुकसानदेह हैं, जो खिलाफ है, उन वो वाले कॉन्ट्रैक्ट। एज इम्पिंगिंग अपॉन द फ्रीडम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सच एज, तो इस तरह के जो हैं वो एक कदगन लगाते हैं उसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कि हम इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ना करें। कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए वैसे तो कॉमन लॉ क्या कहता है कि आप जिस भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करें कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, कुछ पे कानून हमें पकड़ करता है, किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम और बेनिफिट फ्रॉम क्राइम, ठीक है। एक वली ने जो है उमर का पर्स निकाल के भागा, ठीक है, वली भागते भागते वली की जेब से भी गिर गया और वो पर्स मैंने उठा लिया, मुझे पता है ये उसका निकाल के भागा, मैंने वो कहते हैं चोरा नु पै गए मोर, तो फिर मैंने वली के साथ वो काम कर दिया, ठीक है। मुझे जो बेनिफिट मिला या वली ने जो क्राइम किया, हम दोनों ने गलत काम किया, इसके पीछे हम नहीं कह सकते कि जी मैंने तो उमर का चुराया था तो इसने मेरा चुरा लिया। कोर्ट कहेगी पहले तुम दोनों तो चलो ना अंदर, बाकी बाद में बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू defraud inland revenue, now HM revenue and customs, ठीक है, इनलैंड रेवेन्यू के हिसाब किताब से जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जमीनों शमीनों के हिसाब से जो हिसाब किताब होता है वो भी होगा, ठीक है। मुश्तरी होशियार बादशाह लिखा होता है ना, चलो आगे। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अंडर कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट, कॉन्ट्रैक्ट कंसर्निंग करप्शन इन पब्लिक, करप्शन वो, अब मैं इसे कहूंगी जी मैं अगर कांस्टेबल हूँ तो वली कहता है कि तुम मेरा ये काम कर दो और मैंने तुम्हें बाद में कहूंगी जी इसने मुझे रिश्वत देनी थी, नहीं दी, तो वो तो कोई जायज बात तो नहीं है ना।
अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट टू प्रमोट इमोरलिटी। इमोरलिटी मतलब हम ये कहते हैं कि यार हम यहाँ पे कोई शराब खाना खोल लेते हैं, तो नहीं है सही चीज, इमोरल सी चीज है। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल अंडर स्टैट्यूट्स, कौन कौन से डिक्लेयर्ड इलीगल अपॉन फॉर्मेशन बाय द स्टैट्यूट फॉर द पब्लिक पॉलिसी रीजंस। वही वाली बात है कि जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं वो वाले। ऑल कॉन्ट्रैक्ट दैट आर डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो बाय लॉ देयरफॉर अनएनफोर्सेबल। तो जैसे कि हम वो वाले कॉन्ट्रैक्ट जो कानून वॉइड एब इनिशियो मतलब सिरे से ही कानून ने बोला कि ये कर ही नहीं सकते, हम कत्ल की सुपारियां दे दें, हम बाद में कहेंगे जी मैंने इसका तो कत्ल भी कर दिया, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, कोई बात है? ये तो वॉइड एब इनिशियो है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लीगली बाय बट परफॉर्म्ड इलीगली, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम लोगों ने लीगली किया लेकिन उसको परफॉर्म इलीगल तरीके से किया। फॉर एग्जांपल कि मैंने वली को दिखाया कि जो शाहजैन का, ये शाहजैन का, मैंने वली को मैं साथ लेके गई, मैंने कहा शाहजैन का ये गोदाम है, इसमें ये आम शाम पड़े हैं और यही आम इसी क्वालिटी के जो है मैंने आपको ला के देने हैं, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, मैंने शाहजैन के आम चोरी करके वली को बेच दिए। तो काम तो लीगल था लेकिन मैंने इलीगल तरीके से किया, समझ आ गई? मतलब मैंने चोरी करके किया। Where one party is unaware of illegality, some remedies may be available, particularly where the legality is a minor issue. Illegality is a minor issue. ठीक है, तो इलीगैलिटी जब कोई माइनर इशू होगा तो फिर एक पार्टी जो थी वो अनअवेयर थी, वली जो था वो अनअवेयर था इस चीज से कि इसने जो है ना उसकी चोरी करके मुझे ला के दी, और ये मैंने इलीगैलिटी, माइनर तो खैर नहीं, काम तो मैंने मेजर ही किया, लेकिन मैं उसको उसको तो वो रेमेडी मिल सकती है ना जिसको मैंने धोखा दिया, तो इस पे कोर्ट उसको रेमेडी लेके दे सकती है, ठीक है, रेमेडी दे सकती। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। थैंक यू। क्या टाइम हो गया? अभी हमारे पास बहुत टाइम है डिस्कशंस करने का। थोड़ा सा मैं सांस भी लेने दूंगी, मैं नहीं पकड़ूंगी तुम लोग एकदम से, तुम लोगों की शक्ल अंदर आ जाती है। हाँ वो 4 बजे। हम्म 4 बजे तक यार वो बेशक आ जाते तो और भी क्लासेस फ्री होंगी ना, उनके हिसाब किताब से वो करेंगे। कचहरी जाना शुरू कर दो तुम। मंडे मंडे पता नहीं कब आएगा, मैं उस मंडे के लिए परेशान हूँ। पहले ईद के बाद जाऊंगा फिर मंडे से जाऊंगा। आपको प्लेसमेंट के हिसाब से आपको कुछ बोला नहीं है उन्होंने? आप तो, लेकिन आप पेशावर से हो ना, आप ज्वाइन करोगे? अगर आपके लिए पेशावर में इजी है तो आप पेशावर में क्यों नहीं करते हो? हाँ अभी आज नया स्टार्ट किया इन्होंने। हसनैन सिकंदर नहीं, ये हसनैन तहीम पढ़ाते थे। वो जो है हसनैन तहीम साहब जो है, हाँ हसनैन हैदर तहीम, वो हमारे सर के होते हुए हमारे साथ थे, लेकिन अब उनका हिसाब किताब अलग है, हमारा थोड़ा अलग है। हाँ वो एक अलग है कंपनी, वो HHTN को के हिसाब से, और हमारा BMSC चल रहा है। वो जो आप उनके बात कर रहे हो ना, सर हसनैन सिकंदर, सर हसनैन सिकंदर हमारे और वो अमेरिका है, वो उनसे भी आपकी मुलाकात होगी अगर कभी आए तो। वो हैदर तहीम वो हमारी फर्म से नहीं है।
नहीं, लॉ की बहुत सारी किस्में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है, सिविल लॉ की ब्रांच है। सिविल और क्रिमिनल देखें, हाँ सिविल क्रिमिनल और उसके ऊपर देखें, अब हम ब्रिक्स वगैरह के ऊपर भी जाते हैं। सिविल लॉ हो गया हमारा, क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल के आगे ब्रांचेस आ जाती हैं, क्रिमिनल के अंडर आप बहुत सारी चीजों के अंदर जाते हैं, जैसे क्रिमिनल में करप्शन भी आ जाती है, उसके लिए अलग कोर्ट्स बनी हुई है, एफआईए के केस अलग होते हैं, साइबर क्राइम्स अलग होते हैं, एक्स्ट्राडिशन के जो बाहर लोग चले जाते हैं उनको पकड़ के अलग से लाते हैं, वो एक अलग तरह का होता है, ठीक है। तो अब आगे फिर जी सिविल लॉ आ जाता है। सिविल लॉ में क्या होता है कि आपके पास फैमिली लॉ आ जाता है, आपके पास जमीनों के केसेस आ जाते हैं, टैक्सेशन लॉ भी आ जाता है, हाँ ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है, ठीक है। ये क्रिमिनल का हिसाब किताब आएगा, इनकी पेनल्टीज अलग है, इनके अलग से लॉज बने हुए, इनके अलग से वो सारा कुछ होता है, ठीक है। अब जैसे एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले हैं ना, ड्रग्स का हिसाब किताब देखते हैं, ठीक है। क्या होता है? बेल बिफोर अरेस्ट, बीबीए, बेल बिफोर अरेस्ट, बेल बिफोर अरेस्ट मतलब अरेस्ट होने से पहले आप अपनी बेल लगा देंगे, प्री अरेस्ट बेल, ठीक है, प्री अरेस्ट बेल, ठीक ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अरेस्ट होने से पहले पहले आप बेल लगा देते हैं, बेल बिफोर अरेस्ट, ठीक है। आप अरेस्ट होने से पहले आप बेल लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको पता होगा यहाँ मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं बेल बिफोर अरेस्ट लगा लेता हूँ, इससे पहले कि मैं पकड़ा जाऊँ मैं पहले ही बेल लगा लेता हूँ, ठीक है। ये चीज आती है। वकील तो नहीं करता, वो अपनी बेल लगाता है। अब मैं मुलजिम हूँ, ठीक है, मैंने कोई जुर्म किया है, अब मैं उस पर बेल बिफोर अरेस्ट लगाना है मैंने, ठीक है। मैं वकील के पास आऊंगी, मैं कहूंगी मेरी बीबीए लगा दो, मतलब कि तुम मेरी बेल बिफोर, इससे पहले कि वो मुझे पकड़े तो पहले मुझे बेल करा दो मेरी, ठीक है ना। आगे मेरी बात की समझ, वो बेल बिफोर अरेस्ट हो। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। असेसमेंट के हवाले से कुछ पढ़ना लिखना शुरू किए? वर्ड की क्लास आप लोगों को कब कह रहे थे कि आपकी होगी? किस टाइम है? 4 से 5 तक वो सेशन नहीं है आपका? तीन से 5 ड्यूरिंग लेक्चर आप लोग चले जाओगे फिर? अच्छा जुमेरात को, जुमेरात को ये जुमे को आप लोगों की क्रिमिनल की क्लास है, हफ्ते को मेरी क्लास होती है। नेक्स्ट वीक में नहीं हो। दूसरे भाई के इस भाई को ये हमारी घटना है, तो आप ऐसा करें कि ये मुझे दे दें, इसमें अपना कर्म माता ऐसे इस तरह से है कि आप लोगों की दूसरा अवसर कराओ। एक भाई राशि को उन्होंने शासन को दिया, जो आप उसमें रहे पूजा कर हो गया, आप आपके पास पैसे आ जाएगा तो आप हमारे लिए दूसरा बनाइए। फिर इसमें दूसरा नहीं बनाया, इसके पास कल को क्या इसमें दूसरा नहीं बनाया, आखिर में ये मर गया। अभी इसकी बेटी है वो शादीशुदा है, वो कह रहे कि मैं ईश्वर को भेज रहा हूँ, ये भाई कह रहे कि नहीं ये मेरा हक है। अभी दोनों का मैदान में मसला चल रहा है, ये हक को किस बात? आप लोगों को एक केस याद आया
जिसमें उसमें क्या हुआ था, वो एक अलहदा आ गया। और एक और होता था कि वो मतलब उसमें लड़की और लड़का साथ रहते थे, उनकी सास उनके साथ रहती थी, और वो सास जो थी वो मेजर रिपेयर्स कर रही थी, तो उसने कहा था कि ये जो उसको वो मिल जाएगा। ये फिर चीज जो है ना वो कोर्ट में जाके एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मैं जुबानी कलामी जाके बोलूंगी कि ये तो इन्होंने मुझे जुबानी दी हुई थी, ये भी, तो उसके बाद भी मेरे पास सबूत होना चाहिए कि ये चीज डॉक्यूमेंटेशन। इसीलिए जब भी आप किसी वकील के पास जाते हैं ना, तो वो आपको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके आए फिर बात करते हैं, ठीक है। तो फिर कोर्ट में क्या फैसला दिया? तो फिर कोर्ट जो अपील में जो अपर कोर्ट होती है फिर उसका फैसला माना जाता है, ठीक है। जो जिस अभी देखे ना हम लोअर कोर्ट से ऊपर जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनको अगर अपील से उनको रिलीफ मिला है तो फिर उन्हीं का राइट बनता है। फिर देखे ना हम लोग ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाते हैं जमीन में। हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जो लोअर कोर्ट में जो हारता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है ना, जो हाई कोर्ट में भी हारा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और ये सारी चीजें जो है ना वो प्रूफ करनी पड़ती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको लेके आना पड़ता है। देखे ना, कुछ तो कहते हैं ना कि ये जो है वो क्या कहते हैं, वो पुलिस मुकाबले जो होते हैं, एजीएम से भाग रहा था, हमने उस पुलिस मुकाबले में मारा गया, ठीक है, उस चीज में आ जाता है, जेल के अंदर मर जाता है। ये फिर इंतजामिया जो है वो जवाबदेह होती है, क्योंकि एक टाइम होता है कि आप किसी मुलजिम को जो है मजिस्ट्रेट वो फिर बाकायदा रिमांड देती है, वो रिमांड के हिसाब किताब में आएगी, तो तब ऐसे आप किसी को इतनी देर तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बगैर आप सामने रख भी नहीं सकते, किसी को अंदर रख भी नहीं सकते, ठीक है। ये भी आप, इसीलिए मैं आपसे ये कहती हूँ ना कि जब आप लोग ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं, ये इनिशियल स्टेज पे आएंगी, कि आप लोगों को कैसे आएंगी जब आप लोग कचहरी जाओगे, ऐसे कैसे आएंगे मुझे बताओ। क्या मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर देती हूँ, मुझे इस लेक्चर के पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, मैं आप लोगों के भले की बात कर सकती हूँ, अब आप लोग को उसको सुने ना सुने इसमें मेरा नुकसान तो कोई नहीं है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकती हूँ। अब आगे आपकी मर्जी, आप सुनेंगे तो आपका फायदा, आप नहीं सुनेंगे तो मेरा नुकसान कोई नहीं, ठीक है। देखिए एफर्ट करनी पड़ती है ना, जैसे मैं आप लोग ये कहती हूँ कि जैसे मैं अब आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, मैंने सर इशफाक को बोल दिया, चले वो आज नहीं आए, लेकिन अब आगे मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ तो आप लोग अपने हाथ पांव मारेंगे, जाके अपनी कोशिश करेंगे तो वो आपको मिल सकते हैं ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने सीनियर्स के साथ बात कर लें, बेशक ब्रेक में ही चले जाएं, आपको ब्रेक होती है 1 घंटे की, मैं आप लोगों को बड़ी ब्रेक देती हूँ, मैं लंबी ब्रेक देती हूँ कि आप अपने सीनियर्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता था, आप बात कर सकते थे, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज किया करो। आप लोगों में से किसी ने बनानी स्टार्ट की है या अभी शुरू भी नहीं की अपनी असेसमेंट को, फाइनल असेसमेंट बनानी स्टार्ट की है? हाँ, अब उसको बनाना शुरू करो। आप लोगों के पास देखिए ना 4-5 कम से कम टास्क हैं, आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है, एक तो कंप्लीट करो ना, इससे आप क्या मैं
जुलाई में सबमिट करवानी है, जून में सबमिट करवानी है, तो फिर आपके पास पीछे टाइम क्या रह गया? देखिए उसमें आप और भी तो आपके साथ अभी क्रिमिनल लॉ की भी आपके पास आ जाएगी, ऐसा ही है ना? क्रिमिनल लॉ की आ गई है, 2 आपके पास असेसमेंट्स हैं, आप लोग उसको कब करना शुरू करोगे? 1 महीना है आपके पास है, आप उसको अभी से कुछ करना शुरू करोगे तो कर पाओगे। थोड़ा सा आपने, मैं इसलिए आपसे कहती हूँ कि देखो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ ना, जाके सीनियर्स के साथ मैं सीनियर्स को पकड़ के लाऊं, मैं आप लोगों को पकड़ के बैठाऊं, मैं कहूँ मेरी क्लास के सामने, मेरी आंखों के सामने जो है यहाँ पे आपस में डिस्कशन करो, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है? या मैं, चलिए मैं, मेरी तो यही थी कोशिश कि मैं सर इशफाक को ले आती साथ क्लास में, लेकिन अब वो नहीं आए, तो जब वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे उनको कहीं से ढूंढ के लाना और उनके साथ डिस्कस करना आपका काम बनता है ना। तो जब आप नहीं करोगे काम, मुझे बताओ कि आप लोग कैसे उस चीज को पूरा करोगे? आपके पास लैपटॉप वगैरह का सिलसिला हुआ है, कैसे करोगे आप? तो फिर आप ये नहीं करोगे, फिर तो आप नहीं इसको पास कर सकोगे, फिर क्या होगा? देखिए उसमें भी ये भी तो चीज समझनी है ना, देखें अब सर ने आपको बताया था उसका वर्ड में जब आप वो देखते हैं उसका फॉन्ट कैसे, देखिए ये फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए, ये लिखा होता है उसमें, मेरे ख्याल से आपको 12 बताया हुआ है, वो बताना है। अब फिर वो उसने एरियल का मेरे ख्याल से आप लोगों को बोला हुआ है कि मेरा तो ये कोई और है, एरियल नहीं है शायद ये, तो आपको ये भी ख्याल रखना है, हर एक चीज आप उसको पहले पढ़ेंगे तो फिर ही आप कर सकेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश ही नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, मुझे ये बताओ। इसलिए अब करना शुरू करो, तो जाके आप लोगों का ये सारा सिलसिला जो है वो किसी किनारे तक लगेगा। वो भी आपको अप्रोच है, किसी और को चाहिए, वो आपको अप्रोच होता है इस हवाले से कि आप हमारे जैसे, जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने बताई थी, अपने उस हिसाब से आपके सही असेसमेंट है आप लोगों की, एक क्रिमिनल लॉ की पहला तो सिर्फ ऐसे ही वो सिर्फ ट्रैफिक पेशेंट की बात करते हैं, बाकी दो फिर दो प्रपोर्शन है बस, बस आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है? लेकिन करना शुरू करो, आज से तारीख हो गया 27 तारीख, कितने का महीना है? 28, 29, 30, 3 ये हो जाएंगे ऊपर, मैं आप लोगों को गुजरते हुए पता ही नहीं चलेगा कितने में डिवाइड करोगे, आखिर आप लोगों ने रिसर्च करनी है, आपने उसके ऊपर काम करना है, आपने उसको लिखना भी है, फिर ये बिब्लियोग्राफी शराफी ये चीजें समझना और उसको उस तरीके से करना, फिर आप लोग को किसी के साथ डिस्कस करना, इस चीज में भी आप लोगों को टाइम लगेगा, तो आप लोगों ने इस चीज को लाजमी देखना है, ठीक है? और अपने, हाँ आप बात करो, कौन सा बच्चा बोलते थे? ऊंचा ऊंचा वकील साहब, ऊंचा। एक असाइनमेंट जो, कौन? आई थिंक अभी थोड़ी देर इसको बंद करो, बंद होता है तो आपके बारे में एक चीज शुरू हो जाती है या आपके खिलाफ नहीं लोग जैसे ही नहीं करते मैम, लोग इवन जो एक टेढ़ा वकील होता है, टेढ़ा वकील, खराब वकील, खराब नहीं मतलब टेढ़ा वकील जो दो कैटेगरी में शातिर हो, अच्छा खासा शातिर, उसको तो मजीद तेज वकील समझता है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, जज को ऊपर नीचे कर लेकिन देगा। आपको उसी हिसाब से लाभ देना है, मैं आप लोगों को क्या कहती हूँ कि जो रेपुटेशन आप लोग अपनी यहाँ से लेके जाओ, जो आप अपनी फर्स्ट ईयर में अपनी वहाँ की रेपुटेशन बनाओ,
वही रेपुटेशन आपके साथ जिंदगी आपके साथ होती है, ठीक है। स्लैंग वर्ड्स में आप उसी तरीके से बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो बड़ा कोक समझो, लेकिन जब किसी के पास इस तरह की प्रपोजिशन आ जाएगी कि उसको वो नहीं समझ आएगी, तो फिर वो प्रपोजिशन समझने के लिए आपके पास आएगी यार इस वक्त रमजान का कितना सा बिजनेस है मुझे बताओ। मोहम्मद यार खान के पास आप बहुत सारे लोगों को भी आते हुए क्यों आप देखेंगे कि उनको पता है कि इस बंदे का रिसर्च अच्छी है, इस बंदे का दिमाग एकदम प्रॉफिट। आप देखना कि वो आपसे करेंगे, आप देखना बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे। अभी आप क्लब में रहते हुए देखो बहुत सारे लोग आते हैं और आपको बोलते हैं कि यार हमारा ये काम आप मैं आपको क्या बताता हूँ, ट्रेंड आपने मैंने देखी है, शादी आपने देखी है, आपने मैंने जाकर दावा चावा देखा, दावा दावा मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि लीगल नोटिस देना, लीगल नोटिस, लीगल नोटिस की प्रॉपर फाइल बनी जाओ, ठीक है। पहले देखो कि लीगल नोटिस कैसा होगा, पहले लीगल नोटिस फिर देखो कि ये बीएमएस वालों ने उसको जवाब कैसे बनाया, सर के टाइम पे बने हुए जवाब बने होंगे और आप लोग वापस देखो तो जवाब हैरान हो। और एक कभी किसी भी ना कचहरी में जाते हो जवाब में और अपने जवाब को बीएमएस के जवाब को दे देना, ताकि लोगों को पता चलेगा कि कितना है। मैम अभी ये साइकिल शहजादी वाली जो केस है ना, मैम इसके जो पहले प्लान बनाया है किसी और ने बनाया ना, जिस वक्त के बाद पहले था उसने इतनी मिस्टेक की हुई बीच में से बहुत मिस्टेक हुआ। मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉटर नंबर 3 का हमें पैसा चाहिए और बीच में लिखा हुआ है डॉटर नंबर 2 का चाहिए, उसी एक ही चीज़। हालांकि वो जनरल अटॉर्नी है। ये कब होता है, ये आप जो बने बनाए कैंडिडेट्स पड़े होते हैं ना, जो ये गाय को कंप्यूटर के पास बैठे होते हैं और उनके पास वो टाइपिंग करने वाले आपने देखा होगा बैठे हुए, उनके पास अक्सर वकील बैठे हुए बने बनाए, उनके पास दावे पड़े होते हैं कि नाम नहीं खासतौर पर खुला का केस तो इतना आम है कि उन्होंने सारा कुछ चेंज किया और ये की जगह शी लिखा होता है, शी की जगह दूसरी लिखा होता है कि इनको खुला चाहिए, शी चाहिए। और मैम इसके अलावा इसने उसका आंसर बनाया वो भी सही न्यूज़ जैसा था। वो राजा नुसरत साहब है, वो वही न्यूज़ रापेश होते हैं। अटलांटिक में लिखा हुआ है कि शादी हुई है 2018 में और उसने लिखा हुआ है कि शादी हुई थी 2019 में 17 नहीं एक साल बाद। हाँ तो ये ना तो वो क्यों ये क्यों आ रही है, तो जो उठा के डेट चेंज करते हैं ना और थोड़ी कहानी चेंज करते हैं, वो मतलब आप कट कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में ना वो बंदे को बीच में भूल ही जाता है कि यहाँ से जाओ, तो रिव्यू नहीं करते इसको, ये चीज़ है। काफ़ी जगह उन्होंने उनको बोला हुआ था कि आप लोग बस जितना सोना जितना बढ़ के सोना लिख सकते हो इसमें से लिख दो। अभी जब वो आए हम उतना लिखेंगे ना जितना हम साबित कर सकते हैं, हमें उतना ही मिलेगा। उतना ही लिखेंगे जितना हम साबित कर सकते हैं। अब देखिए हम जितनी मर्जी बढ़ते हैं मार लें, लेकिन किसी इस चीज़ पे आगे हम फंस जाते हैं, ठीक है। अब वैसे तो मैं कहूँ अगर मैं लिखूँ मेरे प्लान में जो है वो 100 तोले जो है वो सोना लेगी, ठीक है। तो 100 तोला सोना पे मुझे साबित नहीं करना है, 100 तोला सोना में साबित कर सकता हूँ कि ये तो लूट गई है। वो वकील ने बोला खैर पुराने में आदत तो बन जाएगा, आदत हम साबित कर लेंगे। अब इसी वजह से उन्होंने कहा था मैं तो यही बोला हमारे पास कोई सबूत नहीं ना, सबूत मांगे। अब देखो ना अब जैसे छोटी छोटी चीज़ों से इसको खर्चा जो है वो कितना कम पड़ा, खर्चा कम मिला ना, क्यों? क्योंकि फिर जब हम उनको जब हम अपने क्लाइंट्स की तैयारी करवा लेते हैं तो आपने जाकर ये बोलना है कि चलो जाकर छोड़ दो है, वैसे अक्सर लोग ऐसे होते नहीं हैं, उनके लिए कोर्ट पता नहीं क्या बनाओ आम बंदे को नहीं होता मोस्टली ऐसा होता है कि जो टॉक्स एग्जामिनेशन ये जो चीज़ होती है
उसमें जाके केस और जज को वो दूसरा वकील इतना कंफ्यूज कर देता, उसकी बात बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनता। उससे पूछना था, एक सवाल पूछ लिए ना, फिर उसको बोल दिया कि इसको छोड़ो, दूसरे सवाल पूछ लिया उसे, उसने जवाब बोल दिया, उसने पहले वाले सवाल लिखे थे कि तुमने उसका हाँ बोल दिया, तो फिर मान ही नहीं रहा, तो उसको वैसे बीच में 10 सवाल कर लेता था। उस जो साथ बंदा बैठा था समझ नहीं आता मुझसे क्या पूछ रहा है, उससे बोल रहा तुमने हाँ बोल दिया ना, वो कहता जी मैंने बोल दिया, उस पर लिख लेता था। तो जज के सामने पेश हुए, जज ये मैंने राइट किए हुए थोड़े से आर्गुमेंट, वो जैसे वो पेश हुए ना दोनों साइड से, प्लेंटिफ भी डिफेंडेंट भी, तो डिफेंडेंट वाले ने कहा कि उन्होंने हमें कॉपी प्रोवाइड नहीं की, तो सर ने उसकी तरफ देख के थोड़ा सा क्या कैसा लगाया, फिर वो साथ ही वो सब कुछ भूल गए। तो फिर सर ने तो दो बातें की थी उसका ना, तो चेहरे से लग रहा था कि इसको गुस्सा आया, और हालांकि सर ने कॉपी प्रोवाइड भी नहीं की थी, और पर सर ने साबित कर दिया कि मैंने वो 2 दफ़ा दी है, और जज ने भी कहा कि हमारी मिस्टेक है, आपने वो कॉपी कर दी। और फिर जब वो कॉपी हमने फोटो कॉपी करवाई और सर के ऊपर लिख के दिया कि हर टाइम हम आपको दे रहे हैं, हालांकि हमने नहीं प्रोवाइड की पहले। इसी से केस तो पहले दिन मिस्टेक की, सारे केस को खराब किया हुआ पड़ा हुआ है। अभी आप लोग जॉब में ना, अभी आप कॉन्फिडेंस वाला देखते हैं तो आपको भी थोड़ी सी बड़ी हद से जॉब मिल गया है, लॉ के पॉइंट में नहीं होता है, लेकिन बाकी चीज़ों को कैसे कवर करना है आपको। मैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने। आप ऐसे कोर्ट में भी जाके बैठे तो आप 2-4 सेक्शन Yes, तो 2-4 सेक्शन से बाद में आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को देखो कुछ तो आपको करना है, आपके नोट्स अलग बन जाते हैं, एक दफ़ा आपके हाथ से गुजरती है, एक दफ़ा आपको सुनी होती है, फिर एक दफ़ा आपके आँख से गुजरती है, आप उसको पढ़ते हो, फिर एक दफ़ा आपके हाथ से गुजरती है, तो वो आपका सारा सिस्टम सही होगा। फॉर इंटरनेट के रोज़ाना केस आते थे तो शाइस्ता गुंडी के पास, तो उसको बहुत ज़्यादा आप भी अंदाजा हो गया कि इसमें क्या क्या होता है, किधर क्या हो सकता है, किधर क्या हो सकता है, तो उधर बैठते और फिर हम लोग रोज़ाना पढ़ते थे, जो चीज़ समझ नहीं थी वो सर से पता कर लेते थे, फिर सर समझा देते थे। समझ आना है? मुझे कह रहा था सोने का सेक्शन लगा दूं, मोबाइल से पूछ सकते हैं। अब जब मैं पूछूंगी कि ये कि नहीं कि अगले सवाल पे जाएंगे। मैंने ये नहीं बताया, डेट बता दो, मंडे ना बता, मंडे के दिन, मंडे तो का कभी नहीं आएगी, डेट बता दे, कंफर्म डेट बता दे। कंफर्म डेट भी नहीं बताता, ये मंडे बताता है। तो इनकी बात बताया था, अब भगवान कहेगा मेरे को मुद्दा ही नहीं बात मुद्दा ही नहीं बात से क्यों लगा उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है पता है ये जरूरी शायद तो साफ साफ से ना भी हो, लेकिन ये फायदेमंद बहुत है। अब तो सोचो कि हम लोगों ने 3 साल का लॉ किया था और उसके बाद अगर हम चाहिए तो हमें कुछ समझ अच्छा मीटिंग थी, जैसे आप लोगों को 3 साल मिली, अब आप लोगों को अलिफ बे आ जाएगी। हाँ मतलब आप जब चाहिए जॉब ना 3 साल के बाद तो इतना होगा कि मुझे इतना कंफर्म है कि आप लोगों के पास 2-3 केसेस, आप लोग 4 केसेस हमसे ज़्यादा पड़ताल छोटे मोटे केस तो दूसरे पेशेंट से नॉर्मली हो जाते हैं, ये बेल वगैरह अक्सर कोई ऐसे आते हैं जो आपको भेज मांगे तो उनको भी पहले पैसे हमारी जेब में रखो तो बेच करा, ठीक है, बेच कराने के बाद आपको पैसे की छोटी मोटी बिलों शिलों में हाथ सीधा करो। यस मैम। क्रिमिनल लोगों को मसला हो तो क्रिमिनल का उसामा साहब को भी बहुत अच्छा है और इनके रेफरेंस आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे, अहमद भाई मिल जाएगा, शादी उसामा साहब के लोग क्रिमिनल को साथ उनकी भी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। मेरा भाई से जो होता है वो हिंदी की ट्रेनिंग होता है, वरना मैं आपको उसको ज़्यादा नहीं करवा दूँगी, मतलब उसके बाद ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा। आपके भाई उनका नाम क्या है? हाँ मात बस वो ज़्यादा नहीं था तो सामा को भी देखो कि वो क्रिमिनल का पूरा चैम्बर में जाती हूँ आप लोगों के पास मैंने तो क्रिमिनल से काम मेरे पेरेंट्स चैम्बर में था तो क्रिमिनल से काम ज़्यादा आपने 3 साल का किया, उसका 5 साल नहीं था।
3 साल उसको तो 3 साल का 5 साल का बाद में। वो तो BS के बाद होता था ना, हाँ BA और BSc के बाद वो भी 5 साल ही बन जाते थे। अभी भी तो मैम इसी तरह होता है। नहीं होती थी मेरे ख्याल से, मेरी अभी भी सब उम्र तक हमारे साथ क्लास कर होते हैं। अच्छा हाँ जी सर, अभी अभी आपको में लेट एज लिमिट है यूके वगैरह में, हाँ यूके में नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी में मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी एज लिमिट आ गई है। जब से 5 साल वाला हुआ तब से एज लिमिट आ गई है। यूके वाले में वही 3 साल वाला है और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए मैम, 42 साल के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक आदमी में क्या ऐसी खूबी हो कि वो वकालत उसको करनी चाहिए, वो उस आदमी को इंग्लिश आती हो या ना आती हो, कोई और चीज़ आती हो ना, पर एक चीज़ उसके अंदर हो जो हम कह सकें कि ये बंदे में ये क्वालिटी है कि ये अच्छा वकील बन सकता है। रिसर्च पढ़ने की आदत, पढ़ने की आदत वकील बेसिकली बनता ही बंदा पढ़ता है। जिसको बोल नहीं किया और जिसको बोल रिसर्च करोगे तो बोलो। देखो अभी अभी की एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी 3 बच्चे खामोश हैं, 3 बच्चे बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि 3 बच्चे उस चीज़ से गुजर चुके हैं। 3 बच्चों के पास बोलने के लिए मवाद है, 3 बच्चों के पास बोलने के लिए मवाद नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक, तो 3 बच्चे से सुन सकते हैं, तो कल जब आपका हो जाओगे तो आप उसमें मिल जाओगे, नहीं है हम ये है हमारे सीनियर सीनियर आपको ये कुछ भी नहीं कहेगा कि आओ मैं आपको सिखाऊं, आप बहुत कम सीनियर होते हैं आपके साथ, बहुत कम। आप अपनी इंटरेस्ट हो शैली में जाओ, जो करके आपको आगे उससे पूछो, डिस्कस करो, सर हम ये सीखना है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सर आपको कोई काम देते हैं आप बैठो उसको डिस्कस करो, आपको एटलीस्ट कुछ बना के देने की कोशिश करो। आप अपने सीनियर से आपको लगता है कि आपके सीनियर ने आपको काम दिया है, आप वो आपके आपके इम्तिहान में हो पड़ेगा अगर आप और वो आपको कहते हैं कि जाओ इसको कर के लाओ, तो आपको समझ नहीं आ रही कैसे यार चली जाती है ना वकीलों से ढेर भरा हुआ। मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को अपने कस्टम वाले लॉ की कहानी सुनी कि कस्टम का केस था। यस मैम सॉरी, उसमें क्या हुआ था, कस्टम का केस आया मेरा है आपको जिस हाँ उस जब मैंने बीएमएस में आया था तो मुझे लगा मेरे पुराने चैम्बर ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ ना हाई कोर्ट केस मैंने कि मुझे क्या करनी जब मैंने उस ड्राफ्टिंग को देखा तो मुझे वो ड्राफ्टिंग में बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी। ये मेरी ड्राफ्टिंग देख के मुझे थोड़ा सा वो हुआ। अब मैं खुद भी कस्टम का केस सही तरह करी थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं इसमें खुद से क्या डालूं। मैं वहाँ पे हाई कोर्ट गई, मैंने एडिट ड्राफ्ट से गई, एडिट ड्राफ्ट में मुझे लगी कि सर आपके पास कोई इस तरह का बताओ तो कस्टम के केसेस का उन्होंने मुझे क्वेश्चन के हिसाब से बट मैंने उन वकील साहब को फ़ोन मेरा वो फ़ोन किया मैंने सर मेरा इस तरह का केस है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ठीक है, उन्होंने मुझे सारी चीज़ समझाई। इनफैक्ट फिर मैंने उनसे समझ के फिर मैंने उसको बैठ के पढ़ा, फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, उसके बाद फिर मैंने अपनी ड्राफ्टिंग सेट की। इवन उन्होंने मुझे ना आपके उस केस से रिलेटेड ऑर्डर भी भिजवाया कि आपके केस के जैसा ही केस मैंने दिन से किया है तो आप इसके लिए ऑर्डर आया तो आप ये अटैच कर सकते हैं, रेफरेंस देते हैं ना तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं गई अपने दिन में कोर्ट में जाकर तो सारा मैंने क्या अगले दिन जब मैं कोर्ट में गई तो बड़ी जज ने मेरी बात सुनी, मैं बड़ा बढ़ चढ़ के बोली और वो जो वकील साहब थे ना उनकी अच्छी खासी क्लास जो मेरे ऊपर बैठे वो मुझसे सीनियर थे, मतलब उनके बाल लंबे थे इतने बड़े थे, कल बोलते थे कि सामने और एक्सपीरियंस में भी उनसे मैं बहुत ठीक है। पहले तो वो मतलब वो चीज़ें वो कस्टम की तरफ से देख होते थे ये चीज़ें हम लोगों का था कि इन्होंने हमारी चीज़ें जो है वो ऑप्शन कर दी। पहले
एक डेट पे शायद वो पेश नहीं हुए थे और दूसरी डेट पे जब वो आए तो जज ने उनको बड़ा बेइज्जत किया था और उन्होंने बोला था कि ऑप्शन कैसे कर दी थी, सारा कुछ कर दिया और मैं बड़ा बढ़ चढ़ के बोली और फिर मुझे भी बड़ा यार हाई कोर्ट पहले समय पहला केस था जो मतलब मैंने ड्राफ्ट भी किया और बिट लगाई थी और मैं जाकर उसमें बोल जाए जब हम लोग कोर्ट रूम से बाहर निकल गए तो वो वकील साहब मुझे कहते हैं कि आप वही जिसने मुझे कल फोन किया था इतनी हंसी है और मेरे को सर मतलब मेरी बीवी मेरी मुझे उस बंदे ने मुझे इतने अच्छे तरीके से गाइड किया मैंने उसी की बदौलत जो है वो मेरे को अच्छा केस किया और उसी के ऊपर मैंने और मजे की बात थी अस्सलाम वालेकुम जी जी मैम कोई बस मेरा ये 5 मिनट बात किधर जा रहे हैं शाहरुख खान अंजुमन अच्छा फिर ये हुआ कि जब ये सारा सीन हुआ उसके बाद मेरी ख्याल से उसके बाद 2 तारीख को ठीक है और दोनों में अच्छा वो वकील साहब थोड़ा फील हुआ कि किसी लड़की को साथ लड़की हैड नॉट सर बैठ में सर आप हमारे सीनियर हैं हम आपसे फिर कहता होगा कि सारी तारीख से पूछी हो जो है अगले दिन से अच्छा जिस दिन का वकील साहब मेरे साथ बड़ी वो वाले जो चेयरमैन है ना इससे केस में कर रहा हूँ फलाना केस कर रहा हूँ फलाना केस कर रहा हूँ फलाना केस उससे अगली डेट में फिर आप केस हुए जज साहब वाले ने क्या नाम है उससे फिर अच्छा खासा वो वकील साहब को काट दिया उन्होंने कहा उससे ना पिछले दिन मुझे वो कह रहे थे कि ये जो है ना जो इसके ऑर्डर्स एंड कस्टम्स के जो अजबर है ये मतलब मुझे जुबानी याद है इसके सेक्शन मुझे जुबानी याद है जाती है इतनी बातें मेरे साथ इतनी वहाँ पे जाके जब हालांकि जो आता है तो अच्छा खासा अंदर मुझे सीनियर बाद में मेरी डेट बिजनेस लोग को इलाहाबाद मैं जीती थी पहले काफ़ी देखती थी मेरी क्लाइंट की वजह से क्लाइंट ने ये बोला हम ऑप्शन के खिलाफ ही जा रहे हैं और क्लाइंट कहता है मैं ऑप्शन में बोलूँ उसकी वजह से वरना मेरा केस स्ट्रॉन्ग था और वो कहता है कि हाँ हम ऑप्शन में बैठे फिर जब तुम ऑप्शन में चले गए तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर आई बाप बोल ये गड़बड़ तो वो अगली डेट में जब वकील साहब पेश हुए तो वहाँ को कहते हैं कि मैडम फलाने सेक्शन में ये है मैंने कहा इसके तो इतने सेक्शन ही है कस्टम के तो इतने सेक्शन हैं तो वकील साहब की बात कर रहे थे तो कभी बार बंदे के साथ होता है कभी बार बुरा बंदे के साथ लेकिन ये होता है कि सीनियर साहब को अच्छे तरीके से गाइड किया उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया अगर मैंने अपनी बिल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया था अगर मैंने अपनी बिल्ड पे अच्छे तरीके से काम किया था और मतलब एक थोड़ी सी गाइड कर देता था तो बाकी रिसर्च तो खुद करता बनाता तो खुद है पर कॉपी पेस्ट वाला तो सीन ही था फैक्ट्स में लिखे हुए सारा थोड़ा सा लॉ के हिसाब से ये कोई जैसे अब ऑर्डर्स के बारे में मुझे नहीं पता मुझे एक्ट का पता था ऑर्डर्स के हिसाब से वो चीज़ उनका रेफरेंस डालना थोड़ी थोड़ी बंदा गाइडेंस लेता है और बंदा उसको फर्दर लेके चलता है तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है बेसिकली बताने की मतलब है कि अगर आपको सीनियर कोई टास्क देता है ना और आप उसको नहीं कर पाते तो आप ऐसे क्या करो कि आप किसी और से पूछ लिया करो अब जैसे आप प्रॉम्प्ट्स में होते हो तो वहाँ पे आप जैसे सामा सामा और होगा तो वो आप हेल्प कर देगा मैं चाहिए तो उतना वकील है दूसरे आपके कार्ड नहीं तो वो आपको गाइड करेगा अब हम 302 पे चलेंगे तो आप सारे बच्चे रुके होंगे